हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से इस चैनल के माध्यम से कर रहे होंगे। तो मैं मिशन 2 वाले सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं का, जी हाँ क्लास 9 का गणित मैथमेटिक्स के 40 मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवालों को इस वीडियो में सॉल्यूशन कराने वाले हैं, जो आपके होने वाली परीक्षा, होने वाले एग्जाम 2025 के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यदि मेरे प्यारे बच्चों आप भी जैक बोर्ड से और कक्षा 9वीं में पढ़ते हो और इस बार अपना एग्जाम 2025 में देने वाले हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम आप लोगों को टोटल जो क्वेश्चन करवाएंगे 40 क्वेश्चन हम सॉल्यूशन कराने वाले हैं, जो कि मोस्ट वायरल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आइए मेरे बच्चे शुरू करते हैं। और ये जो सवाल है आपको हम इतने आसान तरीके से, इतने सरल तरीके से बताने वाले हैं कि जो बच्चे मैथ से डरते हैं, जो बच्चे मैथ के डर से कांपते हैं, वो भी आज मैथ में धुआं धुआं कर देंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं और सभी प्रश्नों को एक एक करके, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, एक एक करके सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले सामान्य निर्देश को देख लीजिए, क्योंकि आप लोग का एग्जाम में आएगा। तो टोटल कितने प्रश्न आएंगे? टोटल प्रश्न आएंगे आपके 40 प्रश्न, और सभी प्रश्नों को करना आप लोगों को क्या है, अनिवार्य है। और प्रत्येक प्रश्न का जो है आप लोग को एक एक नंबर दिया जाएगा। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न का 4-4 ऑप्शन भी रहेंगे, तो उसमें से जो सही उत्तर होगा उसको आपको ओएमआर पर आपको टिक करना है। चलिए, सबसे पहला सवाल यहां पर देखिए क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। देखिए 4 ऑप्शन दिया है यहां पर, है ना। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो ऑप्शन ए है √23, ऑप्शन बी है पाई, ऑप्शन सी है 0.010001 001 डैट डॉट 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 डॉट, है ना, और ऑप्शन डी है √225। तो इसमें आपको बताना है कौन परिमेय संख्या है। तो अगर ऑप्शन ए देखें मेरे बच्चे, तो √23 जो है ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्या है? अपरिमेय संख्या। तो ये ऑप्शन कट गया। क्यों है अपरिमेय संख्या? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कोई भी संख्या के ऊपर में अगर अंडर रूट लग गया हो और उसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका √23 अपरिमेय संख्या। पाई भी आपका एक अपरिमेय संख्या है, याद रखेंगे। फिर 0.010001 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से डॉट 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 आता रहे, तो ये भी आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा, तो ये भी कट जाएगा। अब यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी, √225। अगर इसका हम वर्गमूल निकालें मेरे प्यारे बच्चों, √225 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं, तो ये कितना निकल जाता है? 15 निकल जाता है। मतलब कि इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाता है। तो जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाता है, तो वो हमारा क्या होता है? परिमेय संख्या, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, इसका राइट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, इसी प्रकार और भी लिख सकते हैं यहाँ पर √49, तो ये भी, इसका भी पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाता है। क्यों? क्योंकि 7 का वर्ग होता है 49, है ना, 49 का वर्गमूल 7 होता है। √16 ये भी आपका परिमेय संख्या में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 चौके 16, 4 इसका वर्गमूल होता है। यही चीज अगर हम लिख दें √5, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। √7 ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। √8 ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। √9 ये परिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल 3 निकलता है। तो बात समझ में आ गया होगा कि जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल जाता है वो परिमेय संख्या, और जिसका नहीं निकलता मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए, अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसका दूसरा नंबर सवाल जो दिया गया है, क्या दिया गया है कि निम्न में कौन सी संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है? निम्न में कौन सी संख्या जो है ये 3 और 4 के बीच स्थित है? तो देखिए, इसका बहुत ही शॉर्टकट तरीका है मेरे प्यारे बच्चों। जब भी इस तरीके का सवाल आए, तो 3 और 4 को क्या कर देना? जोड़ देना और आधा कर देना। तो कितना हो जाएगा? 4 3 7/2। ठीक है, तो 7/2 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखो इसी को थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा पलट देगा तो आप कंफ्यूज कर जाओगे। देखो, 3 और 4 के बीच इसमें बोल रहा है कि कौन सी संख्या होगा। तो 3 और 4 के बीच में अगर देखें मेरे प्यारे बच्चों, 3 और 4 के बीच में कौन कौन सी संख्या आ सकता है? तो बोले सर 3 और 4 के बीच में कहां कोई संख्या आएगा? कैसे नहीं आएगा बाबू, कैसे नहीं आएगा? नहीं आएगा। 3.1 आएगा, है ना, 3.1 आएगा, 3.2 आएगा, 3.3 आएगा, 3 पॉइंट, मतलब 3 पॉइंट समथिंग आएगा। बस इतना याद रखना, 3 पॉइंट समथिंग। अब देखना है इसमें से डिवाइड करके एक करके चेक करना है। ठीक है, तो देखिए 7/2, 7/2 अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, 1 बचा 2 पचे 10, यानी 3.5 आ जा रहा है। तो ये ऑप्शन तो सही जा रहा है कि 3 और 4 के बीच में हमारा 3.5 आता है। तो ये तो सही जा रहा है। देखते हैं अगला का ये होता है कि नहीं होता है। तो 7/5 है बाबू। ठीक है, तो देखो कितना से जाएगा ये? 7 बड़ा है, नीचे 5 है ना, तो पॉइंट देंगे, 5 1 5, 1 पॉइंट हो जाएगा।
2 बचा होगा, है ना, 20 हो जाएगा, 5 चौके 20, यानी 1 पॉइंट समथिंग आ जा रहा है, लेकिन हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 3 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। 3.2 को करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, तो 2 एक का 2 हो जाएगा, फिर 1 बचा, 2 तिया 6 हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा 1.3, जो कि हमारा सूटेबल आंसर जो हमारा है 3.5, है ना। तो आप दोनों तरीका से आप अपना सकते हैं मेरे बच्चे। सबसे पहले क्या बोले, दोनों को जोड़ के आधा कर दो, वही आंसर। दूसरी बात, आपको 3 और 4 के बीच कौन-कौन सी संख्या आ जाएगी, तो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, मतलब 3 पॉइंट समथिंग। अब आपको डिवाइड कर करके चेक करना है कि कौन सा जो है 3 और 4 के बीच में है, तो 3.5 जो है 3 और 4 के बीच में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों, मेरा यही उद्देश्य है कि आप लोग समझ करके बनाओ, रट करके मत बनाओ। ठीक है, रट करके बनाओगे तो फंस जाओगे, हो सकता है नंबरिंग अगर चेंज चेंज कर दे एग्जाम में तो क्या करोगे, फंस ना जाओगे। इसलिए हमारा उद्देश्य मिशन 2 का बस यही उद्देश्य होता है कि बच्चे को समझ में आनी चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्या दिया गया है कि √5 माइनस √2 और इनटू में है √5 प्लस √2, इसका क्या होगा इसका उत्तर। देखो इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। देखो इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, ध्यान देंगे, क्या लिखा हुआ है, √5 माइनस √2, है ना, मतलब a माइनस बी, और यहाँ पे फिर से लिखा हुआ √5 और प्लस में √2, ये a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, तो a कितना है, तो a के जगह में √5, तो √5 का स्क्वायर कर देंगे हम, है ना, और b के जगह में कितना है, √2, तो √2 का हम स्क्वायर कर देंगे। तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो ओनली 5, है ना, आपको पता होना चाहिए, √5 गुना √5 करेंगे तो ओनली 5, √2 गुना √2 गुना करेंगे तो ओनली 2, 5 में से 2 गया तो कितना बचा बाबू, 3 बचा, तो 3 इसका उत्तर हो जाएगा, कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बस फार्मूला याद रखना है कि a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a के जगह में माइनस √5, तो √5 का स्क्वायर, b के जगह में √2 था तो √2 का स्क्वायर कर दिए। ठीक है, जितना आया हमारा आंसर वो इसका आंसर हो गया। ठीक है, मुझे आशा है कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की ओर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, तीसरा नंबर जो आपका दिया गया है, सॉरी 4 नंबर ना, 4 नंबर आपका दिया है 32 के पावर में, 32 के पावर में 2 √5। हम 32 को लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 2 का 5, 2 को 5 बार लिख सकते हैं, बोले हाँ सर, क्योंकि 32 को अगर हम तोड़ते हैं, जैसे देखो 32 को अगर हम तोड़ते हैं तो 2 16 दूनी 32, फिर 2 से 8 दूनी 16, फिर 2 से 4 दूनी 8, फिर 2 दूनी 4, देखो कई बार आ रहा है 2, 1 2 3 4 5, तो 2 का पावर में हम 5 लिख सकते हैं इसमें, है ना, 2 के पावर में हम 5 लिख सकते हैं, तो 2 के पावर में हम 5 लिख दिए, और ऊपर में कितना दिया हुआ था, ऊपर में इसका तो 2/5, तो इसका लिख देंगे हम गुना में 2/5, चूंकि दोनों पावर में है तो 5 और 5 कट जाएगा, तो 2 का पावर में 2 हो जाएगा, 2 का पावर में 2, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 दूनी 4, है ना, 2 को 2 बार गुना करना है तो 4 हो जाएगा, तो इसका उत्तर कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आया। ठीक है, कोशिश करना है जब भी इस तरीके का सवाल है तो कोशिश करना है नीचे वाला जो बटा में रहता है उसको काटने का, तो हमारा ये कट गया, जो ऊपर बच गया वो आंसर हो गया, है ना, ऊपर वाले से गुना कर दिए। अगला सवाल देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला सवाल जो दिया हुआ है, इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है, इसमें से आपको बताना है कौन एक बहुपद नहीं है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको एक चीज ध्यान देना है कि कोई भी चर के पावर में अगर पूर्ण संख्या हो, कोई भी चर के पावर में अगर पूर्ण संख्या हो तो हम कहेंगे कि वो बहुपद है। क्या हो, बहुपद है। अगर कोई भी चर के, जैसे चर में क्या क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ये सब, इसके पावर में अगर 0 1 2 3 4 5, मतलब पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है, 0 से, तो 0 हो या 1 हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो या 5 हो, है ना, इस तरीके से कुछ भी रहे तो हम बोलेंगे कि वो बहुपद में है, अन्यथा नहीं है ना। अगर एक्स के पावर में 1 है तो बोलेंगे हाँ बहुपद में है, अगर एक्स के पावर में 2 है तो भी बोलेंगे बहुपद में है, वाई के पावर में 3 है तो बोलेंगे बहुपद में है। ठीक है, अगर y के पावर में -3 लिख देंगे तो बहुपद में नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग बनाते हैं। देखिए यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों अगर देखें ध्यान से, तो पहला ऑप्शन में देखिए x है और x के पावर में 2 है, यहाँ पे जो है इसके आगे में भी एक और x है और इसके पावर में कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो ये तो भाई बहुपद में है ना, ये तो बहुपद में है। दूसरा देखते हैं, x और y दो चर है और दोनों के पावर में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, और 1 है तो ये मतलब क्या हुआ, ये भी बहुपद में हो जाएगा। हम बोले ना कोई भी चर के पावर में अगर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से रहे तो हम बोलेंगे बहुपद में, तो कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 होता है, छुपा होता है, ये चीज पता होना चाहिए। उसके बाद सी वाले ऑप्शन में अगर देखें मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे भी दो चर है, एक्स और वाई,
लेकिन ध्यान देना यहाँ पर y जो है ना बटा में है, ये ऐसा सवाल है कि x प्लस 5/y, ये y जो है नीचे है और प्लस 105 है। तो जब भी मेरे प्यारे बच्चों अगर कोई भी चर अगर बटा में रह जाए तो वो बहुपद में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके पावर 1 है और जब ये ऊपर चला जाएगा, जब ये ऊपर चला जाएगा, जब ये y को हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो इसका पावर माइनस में हो जाता है, जो कि बहुपद में नहीं होगा, जो कि बहुपद में नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। सी नंबर जो हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। बाकी डी वाला देख लो, तो x है, y है, z और सभी के पावर में क्या है 1 है और कोई भी बटा में नहीं है। ठीक है, तो ये भी आपका बहुपद में होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है ना ये बहुपद में नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब आप लोग एक शॉर्टकट ट्रिक बता देते हैं ताकि इस तरीके का सवाल कोई भी आए तो आप लोग बना लेना। ठीक है, बहुपद नहीं है, ध्यान देना, बहुपद नहीं अगर पूछा जाए तो आप बस इतना याद रखना कि कोई भी चर के पावर में अगर माइनस साइन लग गया हो, है ना, -1 2 3 4 5, तो ये बहुपद नहीं होगा। दूसरी बात, कोई भी चर अगर बटा में हो, अगर कोई भी चर बटा में हो तो भी बहुपद में नहीं होगा। तो ये सारी चीजें को आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। समझ में आ रहा है ना बाबू? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि बहुपद बहुपद 2x-2 का शून्यक कौन है। ठीक है, x-2 का शून्यक इसमें कौन है ये आपको बताना है। 6 नंबर हम लोग बना रहे हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। तो शून्यक इसमें बोल रहा है कि कौन है, तो x-2 था ना जी, तो इसके बराबर में लिख दो 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2 है, इधर आके आपका प्लस में 2 हो जाएगा। तो शून्यक कितना निकल गया, 2 निकल गया। कितना निकल गया, 2 निकल गया। जब भी इस तरीके का शून्यक आएगा तो बराबर में करके 0 लिख देना और जो वैल्यू निकल जाएगा वही उसका शून्यक होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। क्या दिया गया है कि बहुपद बहुपद 5x³ प्लस 4x का पावर 4 और प्लस में 7x प्लस 12 का घात है। इसमें आपको घात पूछ रहा है। घात मतलब होता है पावर, और पावर का मतलब अधिकतम पावर, सबसे ज्यादा पावर। तो ये पूरे समीकरण में अगर हम देखें, इस पूरे समीकरण में देखें तो सबसे बड़ा घात कौन है, तो देखो एक 3 है, एक 4 है और इसके पूछे कुछ नहीं है तो 1 है। तो सबसे बड़ा घात कितना है, 4 है मेरे प्यारे बच्चों। तो जब भी घात पूछेगा तो जो सबसे अधिकतम पावर होगा, जो सबसे अधिकतम घात होगा, वही उसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो यही सवाल में, अगर मान लो यही सवाल में इस जगह पे अगर 2 रहता तो क्या हो जाता, अधिकतम घात 3 हो जाता। बात समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझ में तो आ रहा है गुरुजी। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चा, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर जो सवाल दिया गया है कि यदि बहुपद px x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का बराबर प्लस 1 को x प्लस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल का मान कितना होगा। ठीक है, इसका शेषफल का मान कितना होगा ये आपको बताना है। चलिए बनाते हैं। हाँ देखिए, यहाँ पे जब भी इस तरीके से विभाजित करने बोलेगा और शेषफल द्वारा अगर इसमें मान निकालने के लिए कहेगा तो पहले हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, नीचे बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, 8 नंबर यहाँ पे बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो x प्लस 1 है, x प्लस 1 इसमें हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। तो बराबर में 0 लिख दो तो x का मान कितना हो जाएगा, 1। अब ये पूरे समीकरण में हम -1 जो है, अच्छा सॉरी 1 नहीं, प्लस में 1 था, इधर आकर -1। अब ये पूरे समीकरण में हम -1 बैठाएंगे x के जगह पर। तो पहला क्या दिया हुआ समीकरण, x³ प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस x और प्लस 1। ठीक है, तो इसके जगह में हम क्या करेंगे, x के जगह में -1 का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर के जगह में -1 का स्क्वायर प्लस x के जगह में -1 और प्लस 1। ठीक है, तो x³ -1 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, -1 ही रहेगा, प्लस प्लस है ना, इसको प्लस लिखो। -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा और माइनस प्लस -1 और +1। देखिए -1 + 1 -1 + 1। ठीक है, तो ये पूरा कट गया तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 हो गया। ठीक है, कि अगर हम इस समीकरण को x + 1 से विभाजित करेंगे तो इसका शेषफल का मान जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया? इस तरीके का और भी रहेगा, x + 2 बोल देगा, यहाँ पर 2 बोल देगा तो यहाँ पे आपको 2 का मान पुट करना है और जितना आएगा उसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए 9 नंबर सवाल देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 9 नंबर जो सवाल दिया गया है कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्न में से किस रूप होता है। किस अक्ष पर बोल रहा है, तो x अक्ष पर बोल रहा है। जब भी x अक्ष पर बोलेगा बच्चों तो उसमें क्या होगा कि y का मान 0 हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, y का मान 0 हो जाएगा। x अक्ष पर कोई भी बिंदु बात करेगा तो y का मान 0, तो x के जगह में हम x लिख देंगे और y के जगह में हम 0 लिख देंगे, तो x और कॉमा 0 इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार अगर y का पूछता तो क्या लिखता, x का मान 0 लिखता और y के जगह में आपको y लिख देना होता। बस सिंपल सा था, कुछ हार्ड थोड़े है भैया, इतना आसान आसान सवाल है, एकदम हल्के सवाल है, लॉलीपॉप सवाल है। इसी तरीके से आप डेली प्रैक्टिस अगर करते रहोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका बता रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ करके आओगे। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो मूल बिंदु देखिए, एक होता है कार्तीय तल, जो होता है एक सोया हुआ लाइन जिसको हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं, जो खड़ा हुआ लाइन इसको हम लोग कहते हैं वाई अक्ष, क्या कहते हैं इसको, वाई अक्ष, और दोनों की जो कटान बिंदु होता है इसी को हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है 0 0, क्या होता है 0,0, ठीक है। तो कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0 और 0। सवाल ऐसा भी आ सकता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या आ सकता है कि एक्स और वाई के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, मूल बिंदु कहते हैं, क्या कहते हैं, मूल बिंदु। चलिए आगे देखते हैं, और मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है बाबू, तो बबुआ 0 और 0 होता है। चलो अगला सवाल देखिए बाबू, 11 नंबर सवाल सवाल देवल है, का देवल है सवाल कि बिंदु 0-7 कार्तीय तल में कहाँ स्थित है। देखो कार्तीय तल पहले बना लेते हैं। देखो एक होता है एक्स अक्ष, अरे भैया टेढ़ा कहा जाता है, टेढ़े हैं का, एक होता है एक्स अक्ष और एक होता है वाई अक्ष, ठीक है, ये वाई अक्ष ये एक्स अक्ष, ठीक है। अब देखना है इसमें कि 0-7 कार्तीय तल में कहाँ स्थित है, तो देखिए x का मान कितना है, 0 है, y के मान की जगह में कितना है, -7 है। देखो पहले जो होता है ना ब्रैकेट के अंदर वो x होता है, बाद में होता है y, तो x का मान 0, तो देखिए x जो है 0 वाला लाइन आपका यहाँ रहेगा, और y का मान 7 बोला, -7 बोला बाबू, अगर +7 बोलता तो ऊपर जाते, लेकिन नीचे बोल रहा है -7, तो यहाँ पे आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, -7, ठीक है। यानी कि ये जो किस अक्ष पर देख रहे हैं, तो ये y अक्ष पर ही बिंदु बन जा रहा है। आपको पता है ना कार्तीय तल में कैसे होता है गिनती, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से 1 2 3 है ना, इधर होता है -1 -2 -3, इसी तरीके से इधर -1 -2 -3 है ना, इस तरीके से होता है। तो आपको अब देखना है कि कार्तीय तल में ये कहाँ स्थित है, तो x का मान 0 जो कि यहाँ पर रहेगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ना माइनस की तरफ ना प्लस की तरफ, यहाँ पे रहेगा, और इसी में आपको -7 देखना है, तो ऊपर तो प्लस में नीचे माइनस में है, तो यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि जो ये जो देख पा रहे हैं कि ये किस अक्ष पर है, किस अक्ष पर है, तो ये y अक्ष पर है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। देखिए y अक्ष पर है ना -7, चलिए बिल्कुल आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। अगला जो सवाल दिया 12 नंबर की, यदि x बराबर 1 है और y बराबर 2 है, तो रैखिक समीकरण 3x + 2y बराबर k का एक हल k का मान कितना होगा। कितना आसान सवाल पूछ दिया, एकदम इतना लॉलीपॉप सवाल, देखो कैसे बनेगा। समीकरण दिया हुआ मेरे प्यारे बच्चों 3x और +2y और बराबर में k दिया हुआ है। जहां पे x का मान 1 दिया हुआ, y का मान आपका 2 दिया हुआ है, तो x के जगह में हम लगा देंगे 1 और y के जगह में हम लगा देंगे कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, बराबर में आप लिख दो k। तो 3 1 का 3 और 2 दूनी 4 बराबर k, और 4 3 कितना हो जाएगा 7, तो k बराबर जो मान निकल गया मेरे प्यारे बच्चों वो कितना निकल गया, 7 निकल गया। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है, चलिए बात तो समझ में आनी चाहिए, ठीक है, नहीं आ रहा है तो दिक्कत वाली बात है बाबू। अगला सवाल देखते हैं, एक्स अक्ष का समीकरण है, एक्स अक्ष का समीकरण है, तो जब भी एक्स अक्ष का समीकरण पूछेगा तो y का मान को आपको 0 कर देना है। कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। रैखिक समीकरण 2x + y बराबर 5 का हल है। देखिए अब देखिए यहाँ पे जो आपका समीकरण दिया हुआ है 2x + y बराबर 5, ये आपका दिया हुआ समीकरण। अब एक एक करके सभी मान को आपको पुट करना है ना, सभी मान को क्या करना, पुट करना है। तो पहले हम लोग ऑप्शन ए को उठाते हैं, तो x के जगह में कितना बोला है बाबू, 2 रखने के लिए, तो देखते हैं 2 रख करके, और y के जगह में आपको 2 रखने बोल रहा है, देखते हैं क्या दोनों साइड इक्वल आता है, तो 2 दूनी 4 और +2 इज 5 है, 4 2 6 हो रहा है, इधर 5 हो जा रहा है, मतलब इधर 6 और इधर 5 जो कि नॉट इक्वल, यानी ऑप्शन नंबर ए कट गया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, कट गया। चलिए अब ऑप्शन बी को उठाते हैं, ठीक है, सब का मान पुट कर करके देखेंगे, ठीक है। देखो x के जगह में 1 रखने के लिए बोल रहा है, तो 2 × x के जगह में 1 रख देंगे, y के जगह में 2 रखने बोल रहा है तो 2 रख देंगे, बराबर में 5, तो 2 1 का 2 और +2 बराबर 5, तो 2 2 इधर 4 हो गया और इधर 5 हो गया, नॉट इक्वल, ये भी ऑप्शन कट गया।
ये भी ऑप्शन कट गया। चलो 3 वाला उठा के देखते हैं। ऐसे आपको बारी बारी चेक करना बाबू। हमको तो पता है कौन आंसरवा है, ठीक है, आंसरवा उत्तरवा कौन है समझान रहे हैं, लेकिन तुम लोग को समझा रहे हैं, ठीक है। तो x बराबर यहाँ पे कितना बोल रहा है, 2 रखने के लिए, और y के मान के जगह में 1 रखने बोल रहा है। तो 2 दूनी 4 हो गया, और इधर 1 हो गया, और बराबर 5। तो 4 और 1 5 5, अरे दोनों साइड इक्वल, अरे भैया दोनों साइड इक्वल आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर। जी हाँ, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आंखों के झरोखों से सर हो गया। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। मैं रंग शरबतों का, तू मीठे गांठ का पानी। ठीक है, 15 नंबर सवाल दिया गया है। यूक्लिड का कथन है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, निम्न में रूप में दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या दिया गया, उत्पत्ति है, अभिगृहित है, परिभाषा, अभिधारणा। तो ये एक अभिधारणा है मेरे प्यारे बच्चों। ये क्या है, एक अभिधारणा है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। एक दिए हुए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींचा सकते हैं भैया, एक बिंदु है, इससे कितना रेखा खींचा सकता है, अनंत, एकदम बड़ी सारा खींचा जा सकता है। कितना खींचा सकता है, अरे भाई सीधा तो हो जाए, बहुत सारा रेखा खींचा जा सकता है, अनंत। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, बी इसका राइट हो जाएगा, सी। 70 का पूरक कौन कितना बोल रहा है, देखो पूरक बोल रहा है बच्चों, एक होता है समपूरक और एक पूरक होता है। तो पूरक जब भी बोलेगा तो जितना मान दिया रहेगा उसमें से 90 में से उतना को घटा देना। ठीक है, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20। तो 20 डिग्री इसका राइट उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, जब भी पूरक पूछेगा तो 90 में से जो संख्या दिया रहेगा उसको आपको घटा देना। और जब संपूरक पूछेगा, क्या बोले हम, जब संपूरक पूछेगा तो आप क्या करना, 180 में से उसको घटा देना। याद रहेगा, बोले हाँ गुरुजी याद रहेगा। इतना लॉलीपॉप सवाल नहीं याद रहेगा तो फिर क्या याद रहेगा। चलो अगला सवाल देखते हैं बाबू। अगला जो सवाल दे रखा है आपका कि यदि एक त्रिभुज एक कोण शेष दो कोणों के योग के बराबर हो तो त्रिभुज होगा। ठीक है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दो कोण, देखो एक त्रिभुज, मान लो एक त्रिभुज बना देते हैं हम। एक त्रिभुज के एक कोण, जैसे कि मान लो ये एक कोण हो गया, और शेष दो कोण, शेष कोण दो कोण हो गया, ये वाला और ये वाला दो, है ना, ये बराबर हो तो त्रिभुज कौन होगा। तो एक त्रिभुज का एक कोण यानी 90 डिग्री, और ये दोनों को मिला करके 90 डिग्री। तो इस तरीके का कोण जो होता है बच्चों वो समकोण त्रिभुज होता है। वो कौन सा त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, यदि एक कोण शेष दो अन्य कोणों के योग के बराबर हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग समकोण कहेंगे। अगला देखते हैं हम लोग, आकृति में मान निकालने बोल रहा है भैया, तो कैसे निकलेगा, बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पे a का मान आपका 40 दे रखा है, यहाँ 50 दे रखा है, यहाँ पे x का मान यहाँ से पूछ रहा है। आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, एक त्रिभुज में टोटल कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो ये 40 ये 50, तो ये कितना हो जाएगा, 40 50, यहाँ पे आपका 90, तो ये आपका भी 90 हो जाएगा। क्योंकि तीनों मिला के आपका कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है, तीनों मिला के 180 होना चाहिए। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि एक सरल रेखा पर इस तरीके का कोई भी रेखा बना हुआ है तो दोनों मिला के 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, दोनों मिला करके 180। तो ये साइड अगर 90 है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये साइड कितना हो जाएगा, ये साइड भी 90 हो जाएगा। तो ये साइड 90 है तो ये भी आपका 90 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू जो निकल जाएगा वो 90 डिग्री निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा है, कितना आसान है ना। या फिर इसको एक ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं कि किसी त्रिभुज के दो दो कोणों के योग जो है वो बाह्य एक कोण के योग के बराबर होता है। तो ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं, 40 50 90, तो ये भी आपका 90 हो जाएगा। ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता कसौटी नहीं है। तो एंगल साइड एंगल, तो ये तो है भाई, साइड साइड भी है, साइड एंगल साइड ये नहीं है आपका बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सॉरी सॉरी, साइड एंगल साइड तो है ना, यहाँ पे सर्वांग समता कसौटी पूछ रहा है, तो ये एंगल 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 ये नहीं है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर तीनों अगर कोण को बराबर कर देते हैं तो ये हमारा सर्वांग समता कसौटी नहीं होती है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 21 नंबर सवाल क्या दिया गया है, ध्यान देंगे कि त्रिभुज एबीसी में क्या बोला गया है, इसको बड़ा कर लेते हैं भाई। हाँ, त्रिभुज एबीसी में यदि AB और AC बराबर है, त्रिभुज ACB 70 डिग्री है, तो ABC का मान कितना होगा। सबसे पहले बच्चों एक त्रिभुज बना लो। ये हमने क्या किया, एक त्रिभुज ड्रॉ कर लिया, जिसका नामकरण कर देते भैया, ये A है, ये B है और ये C है ना। तो AB और AC,
ए बी और ए सी बराबर है, यानी कि ये ए बी और ये ए सी दोनों क्या है, आपस में बराबर है ना। और जिसमें ए सी बी का मान दे रखा है, ए सी बी, यानी इसका मान आपका 70 डिग्री दे रखा है। आपको ए बी सी का मान पूछ रहा है, ए बी सी इसका मान आपको पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये याद रखना है कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर है तो बराबर भुजाएं के सम्मुख कोण भी बराबर होती है। तो ये दोनों है ना, देखो है ना, ये दोनों क्या है, बराबर है, यानी कि ए बी और ए सी बराबर है। तो ए बी के सम्मुख कोण कौन सा है, ए बी का सम्मुख कोण कौन सा है, तो कोण सी, जो कि 70 डिग्री आपका दे रखा है। और ए सी के सम्मुख कोण कौन सा है, तो ए सी के सम्मुख कोण कोण बी है। ठीक है, कोण बी, ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी कि कोण बी और सी जो होगा दोनों बराबर होगा, है ना। मतलब कि किसी त्रिभुज के दो भुजाएं के सम्मुख कोण अगर बराबर है, दो भुजा अगर बराबर है तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होगी। तो बराबर भुजाएं के सम्मुख कोण भी बराबर होते ही याद रखिएगा। तो 70 डिग्री इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। अगला जो सवाल दिया है 22 नंबर, कि एक चतुर्भुज है ना, एक चतुर्भुज के कोण जो है दी गई है 3, 5, 9, 13 के अनुपात में इस चतुर्भुज का छोटे कोण का मान कितना होगा। तो यहाँ पे सबसे छोटा जो है 3 है, लेकिन क्या ये ओरिजिनल वैल्यू दिया गया है, बोले नहीं गुरुजी ओरिजिनल नहीं दिया। अगर ओरिजिनल दिया रहता तो आपको पता है कि एक चतुर्भुज जो है टोटल 360 डिग्री का होता है। अब ओरिजिनल दिया रहता तो इन सबको मिलाते 360 हो जाता, जो कि नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है डुप्लीकेट नंबर दिया हुआ है। तो डुप्लीकेट से अब हम लोग ओरिजिनल नंबर कैसे निकालेंगे, तो देखिए ध्यान दीजिएगा। इसको निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। हम क्या करेंगे, सबको x मान लेंगे। तो पहला भुजा को पहला भुजा था ना, हाँ सॉरी कोण, पहला कोण को हम 3x मान लिए, दूसरा कोण को हम 5x मान लेंगे, तीसरा कोण को आपका 9 है तो 9x मान लेंगे, और चौथा कोण 13 है तो 13x मान लेंगे। और सब मिला करके कितना होना चाहिए, तो 360 होना चाहिए। सबको जोड़ो तो कितना होता है बाबू, तो 5 3 8 8 8 16 और 1 17 17 और 30 13 30, तो 30x हो गया, और बराबर में इधर हो गया 360। तो x बराबर कितना हो जाएगा 360, और ये 30 जो है इधर आके आपका डिवाइड में हो गया, तो 0 से 0 कट गया, 12 तिया 36। तो x बराबर का मान निकल गया, वो निकल गया 12। x का मान कितना निकल गया 12। अब सबसे छोटी भुजा यहाँ पर कौन सा, सबसे छोटा कोण कौन सा है, तो 3x। तो 3x तो कितना हो जाएगा, 3 गुना x का मान कितना निकला हम लोग का 12, तो 12 तिया 36 हो जाएगा। 36 डिग्री इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट। और यही चीज अगर बड़ा भुजा बोलता तो 13 गुना x कर देते हैं हम, 13 और x कितना था 12, तो 13 और 12 को गुना कर देते हैं, वो आंसर हो जाता। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए सभी नोट कर लिए, है ना। नोट नहीं किए तो वीडियो को पीछे कर ले मेरे प्यारे बच्चों, और उसके बाद आप नोट कर सकते हैं। अगला सवाल दिया गया है, किसी चतुर्भुज को भुजाओं के मध्य बिंदुओं से क्रम से मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा बना चतुर्भुज क्या होता है, तो वो भी एक समांतर चतुर्भुज होता है बच्चों। ठीक है, वो भी क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है। कैसे सर, जैसे कि एक चतुर्भुज है, जैसे मान लो ऐसे ऐसे एक चतुर्भुज है, और इससे जो बीच वाला जो है, ठीक है, इससे मिलाने वाले जो रेखा होती है, ये क्या होती है, ये जो होती है समांतर चतुर्भुज के रूप लेती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कि आकृति ABCD में समांतर चतुर्भुज दे रखा है। ठीक है, और अरे हाँ, समांतर चतुर्भुज दे रखा है, और बी जिसमें BC का मान 7 दिया हुआ है, और AE का मान आपका कितना दिया हुआ है, AE का मान 5 दिया हुआ है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप लोगों को क्या करना है, निकालना है। तो बहुत ही आसान है। समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है आधार गुने ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। तो यहाँ पे आपका आधार जो है BC, ये दिया हुआ है आपका कितना, 7 दिया हुआ है। ऊंचाई AE ये कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो आधार कितना है 7, और ये आपका 5 है, तो 7 पचे कितना हो गया 35, और आपका सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए फॉर्मूला याद रहेगा बच्चा, तो बनने में कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है, बन जाएगा बहुत ही आसान से, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर, और नेक्स्ट सवाल से पहले मैं बता देता हूं बच्चों, ठीक है, कि ये मैथ का, जी हाँ, क्लास 9 के मैथ का ये थर्ड वीडियो है, तीसरा वीडियो है। इससे पहले आप लोग का 2 वीडियो और हो चुकी है, यदि आप उसे नहीं देखें तो उसे जरूर देख लेंगे, क्योंकि आपकी तैयारी के लिए मेरे प्यारे बच्चों, आपकी 2025 की एग्जाम की तैयारी के लिए, फाइनल एग्जाम की तैयारी के लिए आपको मिशन 2 के माध्यम से 8 से 10 मॉडल पेपर इसी चैनल पे करवाया जा रहा है। ठीक है, जिससे आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप लोग को बेनिफिट होगा। क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि जो 2024 में जो बच्चे थे, जो अभी क्लास 10th में चले गए हैं,
उन लोगों को हम पिछले बार जो है 7-7 मॉडल पेपर करवाए थे, ठीक है। लेकिन इस बार जो है आप लोग का 8 से 10 मॉडल पेपर करवाएंगे, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। आप लोग अगर इन सभी सेट मॉडल पेपर को देख लेते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए आप लोग पिछले वाले वीडियो को भी देख लेंगे, आने वाले वीडियो को भी देख लेंगे। अगर अपलोड हो चुकी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर लेंगे कि कौन कौन सी वीडियो अपलोड हो गई है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ का, प्रत्येक सब्जेक्ट का 8 से 10 मॉडल पेपर है बच्चों, प्रत्येक सब्जेक्ट का। तो तैयारी में लग जाओ और तैयारी शुरू कर दो, और जितना जल्दी हो सकता है सभी मॉडल पेपर को कंप्लीट करो, जितना जल्दी हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला जो सवाल दिया रखा है बच्चों कि एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। मतलब एक समांतर चतुर्भुज इस तरीके से, समांतर चतुर्भुज में क्या होती है, आमने सामने की जो रेखा होती है, जो भुजा होती है वो समांतर होती है। तो एक ही समांतर बोला गया है कि एक ही समांतर है ना, एक ही समांतर रेखा आधार, यही यही आधार पर क्या है, एक और त्रिभुज बना हुआ है। तो मान लो कि ये एक त्रिभुज इस तरीके से, ठीक है, ये क्या है, एक त्रिभुज है ना। देखो एक ही समांतर रेखाओं के बीच में एक ही आधार पर, आधार क्या है, ये है, एक ही आधार पर क्या है, एक त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल जो दिया हुआ है वो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, मतलब टोटल का क्षेत्रफल आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो आप लोग को पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि एक ही समांतर रेखाओं के बीच में, एक ही समांतर चतुर्भुज के बीच में एक ही आधार पर अगर एक त्रिभुज बना हुआ है तो उसका जो अनुपात होता है 1:2। यानी कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है जितना, उसका डबल आपका क्या होगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना बाबू, 12, तो इसका डबल कर देंगे कितना हो जाएगा, 24। तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो आप बस इतना याद रखना, इस ये परिभाषा को याद रखना, इस फॉर्मूला को याद रखना, इस प्रमेय को याद रखना कि अगर एक समांतर चतुर्भुज में एक और त्रिभुज एक ही आधार पर एक ही समांतर रेखाओं के बीच में अगर बना हुआ है, एक ही समांतर रेखाओं के बीच में अगर बना हुआ है, तो जो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1:2 में होता है। यानी कि जितना त्रिभुज का क्षेत्रफल उसका डबल आपका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। तो इतना याद रखेंगे तो इससे कोई भी रिलेटेड सवाल आएगा तो आप लोग बना लेंगे। आगे बढ़ते मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल जो दिया हुआ आपका 26 नंबर। मजा आ रहा है ना, एक बार कमेंट करेंगे कि हाँ सर समझ में आ रहा है। अगर देखिए एक बार बनाए, मान लो 40 क्वेश्चन हम इसमें टोटल सॉल्व कराएं, ठीक है। 40 में आप लोगों में भी हमको लगता है 35 क्वेश्चन समझ में आएगा किसी बच्चे को, किसी का 40 में 40 समझ में आएगा, किसी में 30 में समझ में आएगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को 1-2 बार फिर से देख लेना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि 40 का 40 क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोशिश करना समझने का मेरे प्यारे बच्चों। अगला सवाल देखते हैं कि वृत्तखंड है ना, ये एक वृत्त है और वृत्त पर एक खंड बना देते हैं। जैसे मान लो ये 2 खंड हो गए, एक बड़ा वृत्तखंड, एक छोटा वृत्तखंड। यहाँ पे क्या बना लिया हम, 2 वृत्तखंड को हम बना लिए। अब इसमें बोला गया है कि एक चाप, चाप ये हो गया, मान लो ये क्या हो गया, चाप है ना, ये देख रहे हैं आपका चाप है, और तथा किसके बीच स्थित होता है, तो ये आपका जीवा हो गया। ये क्या हो गया, जीवा हो गया। तो चाप और जीवा के बीच में ही क्या होता है, वृत्तखंड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा कि एक चाप तथा जीवा के बीच का भाग ही क्या होता है, वृत्तखंड होता है। अगर एग्जाम में आता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, तो व्यास होता है। याद रखेंगे, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होता है। देखिए कितना सारा व्यास हम सॉरी जीवा खींच दिए, लेकिन सबसे बड़ा व्यास कौन सा हो जाएगा, बीच बिचुआ वाला, क्योंकि सबसे अधिकतम दूरी तक यही है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं कि 3 आसनरेखी बिंदु से होकर कितनी वृत्त खींची जा सकती है। तो 3 आसनरेखी जो है हम बिंदु बना देते हैं इस तरीके से। इससे हम क्या कर देते हैं, एक वृत्त खींचने का प्रयास करते हैं। तो एक वृत्त अगर हम खींचे तो एक वृत्त बन गया, ठीक है। कितना वृत्त खींचा जा सकता है, तो तीनों आसनरेखी अगर रहा तो एक ही वृत्त खींचा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों, एक, केवल एक, ठीक है। अगर दो ही को अगर हम लेके चलते हैं, मान लो कि अगर 2 बिंदु को लेकर चलते हैं, ऐसे बनाएंगे तो ऐसे बन जा रहा है, जो कि तीनों तीनों को टच नहीं कर रहा। अगर ये दोनों बिंदु को लेंगे तो ऐसे वृत्त बन जाएगा। तो ये भी बिंदु को टच नहीं कर रहा। अगर हम ये दोनों को लेंगे तो ये दोनों टच नहीं करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 3 आसनरेखी बिंदुओं से सिर्फ का सिर्फ एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग कि आकृति में कोण एसीबी का मान क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है। देखो
जब भी इस तरीके का वृत्त पर इस तरीके का कोई एक फिगर बना हुआ है, कोई भी इस तरीके का फिगर बना हुआ है, तो यहाँ पे जितना डिग्री होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसका आधा यहाँ पर होता है। तो 50 का आधा 25, तो 25 डिग्री इसका राइट उत्तर हो जाएगा। या फिर ऐसा भी एग्जाम में आ सकता है, देखो क्वेश्चन फंसाने के लिए ऐसे बना सकता है, ऐसे रख देगा यहाँ केंद्र से, यहाँ से ऐसे, यहाँ पे, और लिख देगा कि यहाँ अगर 75 डिग्री है तो यहाँ कितना होगा, तो इसका डबल कर देना यहाँ पर, है ना। इसका आधा यहाँ पर और इसका डबल यहाँ पर, इसका आधा यहाँ पर, इसका डबल यहाँ पर, इतना याद रखें आप लोग। ठीक है, तो 50 का आधा कितना हो गया, 25 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्या है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो चलिए बनाते भाई, ये हीरोन का सूत्र का बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये त्रिभुज का क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल निकालने के लिए, जिसका भुजा दिया हुआ है 3, 4 और 5। तो हीरोन का सूत्र के लिए आप लोगों को क्या निकालना पड़ता है, सबसे पहले एस यानी अर्ध परिमाप, जिसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो a का मान कितना बाबू, 3 है, प्लस 4 है, प्लस 5 और बटा में 2 कर देंगे। तो 4 5 9 और 3 12, 12 का 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, 6। यानी s का मान जो निकल गया वो 6 निकल गया। अब आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग क्या निकालेंगे, हीरोन का सूत्र से। कैसे निकालेंगे, हीरोन का सूत्र से। तो हीरोन का सूत्र होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अंडर रूट डालेंगे यहाँ पर, एस का मान कितना है 6, और एस का मान कितना है 6 माइनस ए का मान कितना है बाबू, तो ए का मान आपका 3 है तो 3 लगा दो। एस का मान कितना है, तो 4, सॉरी 6 है तो 6 लगा दो। बी का मान कितना है, तो 4 है तो 4 लगा दो। एस का मान कितना है, 6 है, और सी का मान कितना है, तो सी का मान आपका 5 है। चलिए, जो मान था हम लोगों ने क्या किया, उसको बैठा दिया। अब देखिए यहाँ पर 6 का 6 हो जाएगा, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब क्या करेंगे, हम पेयर बनाने का प्रयास करेंगे। तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3, बोलो 6 को हम लोग 3 गुना 2 या 2 गुना 3 लिख सकते हैं, बोलेंगे हाँ गुरुजी लिख सकते हैं, तो 2 गुना 3 लिख दो, है ना। अब यहाँ पे आपका क्या है, 3 और 2 और गुना 1, एक को एक और बार लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 और 3 का पेयर मिल गया तो 3 बाहर निकल गया, 2 और 2 मिल गया तो 2 बाहर निकल गया, 1 और 1 मिल गया तो बाहर निकल गया, है ना। तो यहाँ पे 3 दूनी कितना हो गया, 6, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऐसे आपको हीरोन का सूत्र से क्वेश्चन को सॉल्व करना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ऐसे आप लोग को हीरोन का सूत्र से आप लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। शायरी सुनना है क्या आप लोग को, कमेंट करो कि शायरी सुनना है, तो आप लोग को हम एक शायरी, मोहब्बत वाला शायरी सुनाएंगे आप लोग को। ठीक है, क्या कराएंगे, मोहब्बत वाला शायरी हम आप लोग को सुनाएंगे। चलिए, इससे पहले आप लोग को एक और क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, उसके बाद शायरी। अगला जो सवाल दिए रखा है आपका कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है आपका कितना दिया हुआ है, क्या होगा, क्या होगा जिसकी भुजा दी गई है। भुजा जो है आपका दे रखा है, भुजा यानी ए का मान आपका दे रखा है 6 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है मेरे प्यारे बच्चों, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है अंडर रूट 3/4 ए स्क्वायर। चलो बैठा दो, तो अंडर रूट 3/4, ए का मान कितना है 6, तो 6 गुना 6 लिख दो। ठीक है, तो काटो इसको, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, फिर 2 तिया 6। ठीक है, अब क्या हो गया हमारे पास, क्या बचा, तो 3 गुना 3 और अंडर रूट 3, 3 तिया 9, अंडर रूट 3 इसका राइट उत्तर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 9 अंडर रूट 3 इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए शायरी सुनना है, चलो सुनाते हैं, ध्यान सुनना। ठीक है, कुछ रास्ता लिख देगा कुछ मैं लिख दूंगा, है ना। कुछ रास्ता लिख देगा कुछ मैं लिख दूंगा, तुम लिखते जाओ मुश्किल मैं मंजिल लिख दूंगा। आंखों में समंदर दिलों में आग लिख दूंगा, तू तूफान लेकर आना मैं चिराग रख दूंगा। मेरे पर काटने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, मेरे पर काटकर तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, मैं जमीन पर भी बैठा ना तो आसमान लिख दूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए अब हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या है, सवाल दिया गया कि आर, है ना, आर वाले गोले का आयतन कितना होगा, आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन पूछ रहा है। तो गोले का जो आयतन होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है 4/3, क्या होता है इसका फॉर्मूला, 4/3 पाई आर क्यू, है ना, 4/3 पाई आर क्यू। कहां पर ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? देखो बहुत ही आसान सवाल है। देखो यहाँ से डायरेक्ट सवाल जो आप लोग का फॉर्मूला से पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो फॉर्मूला आप लोग याद रखना, ठीक है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आर दिया हुआ है, ऊंचाई जो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में आप लोग को फॉर्मूला क्या बताए थे? 2πr और h प्लस आर, यही ना बताए थे हम, ठीक है, यही ना बताए थे h प्लस आर। ये आपका बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताए थे। तो बोले गुरुजी ये तो कहीं नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है, कैसे नहीं दिखेगा? देखो इधर 2πr को s से गुना करेंगे, चूंकि ये दोनों से गुना होगा कि नहीं होगा? बोले हाँ सर दोनों से गुना होगा, है ना, चूंकि ब्रैकेट में है तो दोनों से गुना होगा, तो कर दो गुना। तो 2πr और h था तो h से गुना, प्लस 2πr और r को गुना करेंगे तो 2πr का स्क्वायर हो जाएगा। देखो अब कहीं मिल रहा है? बोले हाँ गुरुजी अब मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका शॉर्टकट हो गया बच्चों, ये आपका फॉर्मूला हो गया शॉर्टकट में। लेकिन लॉन्ग में अगर अगर देखें तो यही है आपका मेन फॉर्मूला, ठीक है, यही है मेन फॉर्मूला। इसी को शॉर्टकट बना के ऐसे कर करके आप लोग को याद करवाया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। क्या दिया गया है कि एक घन का आयतन जो है दे रखा है, कितना दे रखा है? 512 सेंटीमीटर क्यूब। कुल तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, तो आपको घन का आयतन दे रखा है, घन का आयतन कितना दे रखा है बाबू? तो 512 दिया हुआ है, तो लिख देंगे 512। घन का आयतन कितना होता है? ए क्यूब होता है, बराबर 512। तो क्यूब जो है मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा? अंडर क्यूब हो जाएगा यहाँ पर 512, है ना। तो ए बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखो तीन तीन का पेयर निकालना है, इसलिए हम लोग देखेंगे तो 8 गुना 8 गुना 8 करे तो 512 हो जाएगा। 8 64 64 512, है ना। अब तीन का पेयर में हम क्या करेंगे? एक को बाहर निकाल देंगे, तीनों को मिला करके एक को बाहर निकाले। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अंडर क्यूब है। अगर स्क्वायर होता तो दो का बाहर निकालते, लेकिन यहाँ पे तीन है तो तीन का बाहर निकालेंगे तो ए का मान हो गया 8। ठीक है, अब आपको क्या पूछा है? जब भुजा निकल गया आपका तो घन का कुल पृष्ठफल, तो घन का कुल पृष्ठफल होता है 6a स्क्वायर। तो 6 इंटू ए का मान कितना है? 8, तो 8 गुना 8, स्क्वायर है इसलिए दो बार। तो इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 8 8 64, और 64 छक गुना करते हैं कितना होता है जी? 64 को, है ना, 8 छक 48, 48 को 8 से गुना करो तो कितना होता है? 48 को 8 से गुना करते हैं, 48 गुना 8 तो 384। 384 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या है? एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई आपका दे रखा है 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? तो शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर एल, जहां पे पाई का मान 22/7 लिख देंगे, आर का मान दे रखा है कितना? 7, और एल जो है आपका तिर्यक ऊंचाई, यही एल है, ये आपका 10 दे रखा है। 7 से, अरे भैया 7 से 7 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे 22 को 10 से गुना करेंगे तो 220, तो 220 जो हो जाएगा इसका उत्तर कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं के माध्य कितना होगा? प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का माध्य कितना होगा? तो प्रथम 5 प्रकृत संख्या क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। इसका माध्य निकालने बोल रहा है तो क्या करेंगे? माध्य में क्या करेंगे? कुल संख्याओं का योग और बटा कुल संख्या। तो कुल संख्याओं का योग 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और केठो संख्या बाबू 5, तो 5 से डिवाइड कर दो, तो जोड़ो तो कितना होता है? 2 1 3 3 3 6 6 4 10 और 5 15, 15 को 5 से डिवाइड करो तो 5 3 15, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 37 नंबर सवाल पे। फटाफट कर लेते हैं, 2 सवाल और बचा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, और घंटी का बटन को जरूर दबा लेंगे। और आपको क्लास कैसा लग रहा है ये भी आप लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक भी कर देंगे, है ना। और आप लोग एक कमी जो करते हैं वो कमी को आपको दूर करना है, शेयर का आप लोग का जो बटन नीचे दिया गया है शेयर का, कॉपी करके लिंक को वो शेयर कर दो, ठीक है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है आपको? शेयर करना है मेरे प्यारे बच्चों, कोशिश ज्यादा से ज्यादा करना है आप लोगों को, ठीक है, ताकि जितना ज्यादा इस बच्चे इस चैनल पे आएंगे उतना से ज्यादा आपको तैयारी करवाया जाएगा। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान देंगे कि सिर्फ ये 9th की तैयारी नहीं है, ये आपका फाइनल एग्जाम 10th का भी तैयारी होगा। जी हाँ, आपकी तैयारी जो है सिर्फ 9th का नहीं 10th का भी तैयारी कराया जाएगा, ठीक है। जिस तरीके से अभी बच्चे 10th वाले जो इस बार एप्लीकेशन में क्लासेस किए हैं, वैसे आप लोगों को भी बहुत ही शानदार तरीके से इस बार तो और खतरनाक तरीके से, जिसमें नए नए टीचर्स आएंगे और वहां पे आप लोगों को क्लासेस दी जाएगी, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में इस बातों को रखेंगे। अभी 9th का एग्जाम दीजिए, 10th में आप लोग बातों को ध्यान में रखेंगे, और 10th का भी एग्जाम जो आप लोग का तैयारी जो होगा स्टार्टिंग से, जैसे आप लोग का एग्जाम खत्म होगा 9th का, वैसे ही 10th का बैच शुरू हो जाएगा।
इसलिए आप लोग चैनल पे आप लोग को बने रहना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और हमारा व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाओ, ठीक है, ताकि अगर कोई भी नोटिफिकेशन अगर आता है तो आप लोग को हम बता देंगे, ठीक है। कोई भी नोटिफिकेशन आता है, कब कोर्स लॉन्च होगा, कब क्या होगा, ठीक है, वो बता देंगे। अब बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि एप्लीकेशन का नाम क्या है, तो एप्लीकेशन का नाम मिशन टू वाले सर है, आप प्ले स्टोर में जाकर के सर्च कर सकते हैं, ठीक है, यही है। चलो, ब्लैक कलर का लोगो है, जो हमारा यूट्यूब पर लोगो है, वही लोगो वहां पर है। आगे देखते हैं क्या दिया है। हाँ, ये हो गया था 37 नंबर कि 2 5 5 2 3 5 4 11 5 5 5 6 7 दिस दैट है ना। 5 के बारंबारता कितने हैं? 5 की बारंबारता पूछ रहा है, इसका मतलब कि 5 के बार है। तो 1 बार, 2 बार, 3 4 5 6, 6 बार है बच्चों, तो 6 बार इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वर्ग अंतराल दिया है यहाँ पर 10 से 20, वर्ग चिन्ह कितना होगा? तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए ना बहुत ही आसान। बोले सर कैसे सर, कितना आसान है सर? अरे बहुत ही आसान है बाबू। दोनों को जो जो दिया हुआ है ना उसको क्या करो, जोड़ करके और आधा कर दो, तो 20 और 10 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, और 30 का आधा करेंगे तो 15 हो जाएगा। याद रखिएगा, वर्ग चिन्ह जब भी निकालने बोलेगा तो जो आपका वर्ग अंतराल दिया है दोनों को जोड़ करके क्या करना आपको, आधा कर देना। तो आधा हमारा 15 हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, 2 सवाल और बचे हुए हैं, फटाफट कर लेते हैं इसको भी। कि यदि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है तो उसमें हम लोग कौन सा सर्वांग सम होगा? अरे भैया 2 त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज की क्या है, भुजाएं बराबर है। ये इसकी भुजा बराबर है, ये इसका भुजा बराबर है, ये इसका बराबर है। तो जब तीनों बराबर है तो यहाँ पे साइड 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 यानी कि भुजा 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 नियम से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चलिए अब लास्ट देख लेते हैं 40 नंबर। क्या बोला कि आकृति में त्रिभुज बीओसी तथा त्रिभुज एओडी सर्वांगसमता किस नियम से सर्वांगसम है? ठीक है, सर्वांगसम किस नियम से है? तो देखिए, एक आपका यहाँ पे बीओसी ये वाला त्रिभुज का बात कर रहा है, दूसरा त्रिभुज जो है आपका यहाँ पर कि कौन सा है, डी ए ओ ये वाला, ठीक है, डी ए ओ ये त्रिभुज। दोनों त्रिभुज में किस नियम से जो है सर्वांग सम है, किस नियम से? तो मेरे प्यारे बच्चों अगर देखें तो ये भुजा बराबर है, ये कोण के बराबर है, ये शीर्षाभिमुख कोण ये कोण है। तो दोनों तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों जो है सर्वांग सम है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर दोनों त्रिभुज में अगर 90 डिग्री से बराबर आप कर रहे हैं, देखो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री से बराबर कर रहे हैं तो इसका मतलब वो आरएचएस नियम से बराबर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। जब 90 डिग्री कोण से अगर कोई भी त्रिभुज को बराबर करते हैं तो वो आरएचएस नियम से बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोग के 1 से 40 तक का सवाल। मुझे आशा है कि आपको सारा प्रश्न समझ में आया होगा। कुछ प्रश्न जो नहीं समझ में आया, आप वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देख लेंगे, तो वो भी उम्मीद करते हैं वो भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा मेरे प्यारे बच्चों? वीडियो लाइक करके जरूर बताएंगे, कमेंट करके एक प्यारा सा कमेंट करना, ठीक है। और आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देख लेने के बाद शेयर कर देना है ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक। और ये आपका मैथ का जो है मेरे प्यारे बच्चों, मैथ का आपका थर्ड वीडियो है, तीसरा वीडियो है, ठीक है। कितना वीडियो है? ये आपका तीसरा वीडियो है, ठीक है, थर्ड वीडियो है ना। इसके पहले आपका 2 वीडियो हो चुका है और इसके बाद की वीडियो भी हो चुकी है, ठीक है। अगर आप वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो ठीक है, अभी देख रहे हैं तो आपका आगे की वीडियो भी आएगी। और अगर बाद में वीडियो को देख रहे हैं तो आप सभी सभी मॉडल पेपर आपको प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, बगल से आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच, ठीक है। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे, थैंक यू।